नमस्कार साथियों, आप सभी का विजय धनुष अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि किसी भी क्वांटिफायर का नेगेशन कैसे किया जाता है। लास्ट में हम लोगों ने यही देख रखा था। तो जो फार ऑल होता था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कन्वर्ट करने का मतलब आपने देखा था कि जो फार ऑल था उसका जो नेगेशन हो रहा था वो किस में आ जा रहा था, तो देयर एग्जिस्ट में चेंज हो जा रहा था। अगर कोई भी स्टेटमेंट, अगर किसी से कोई पूछे आपका नेगेशन होता किसका है, तो आप हमेशा बताइएगा नेगेशन होता है किसी भी स्टेटमेंट का। अगर कोई भी स्टेटमेंट विथ क्वांटिफायर है, जब भी उस स्टेटमेंट का हम लोग निगेशन करते हैं तो जो वहाँ पर फार ऑल क्वांटिफायर यूज हुआ रहता है वो चेंज होकर किसमें बदल जाता है, देयर एग्जिस्ट में। और जो भी प्रॉपर्टी रहती है उसका निगेशन करते हैं। ठीक, और उसकी प्रॉपर्टी में क्या होती थी, चेंज हो जाती थी, उसका निगेशन हो जाता था। हम लोगों ने देख रखा था। अब इसके आज आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कंजंक्शन हमने पढ़ा था और डिसेक्शन पढ़ा था किसी भी स्टेटमेंट का। तो दो स्टेटमेंट होते थे जिनका हम लोग कंजंक्शन करते थे एंड डिसेक्शन करते थे। हो सकता है तीन भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो तीनों को जिस तरीके से दो का कर ले रहे हैं वैसे तीन का भी कर लेंगे, तो तीन का भी कर लेंगे हम लोग। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कंजंक्शन का निगेशन कैसे किया जाता है। कोई भी स्टेटमेंट दिया है जो कि कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है, अगर उसमें क्या यूज हुए हैं, इसको क्या कहा जाता है बताइए। जैसे निगेशन हो गया, डिसेक्शन है, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, पता है सबको? कनेक्टिव्स ना। तो जो भी कनेक्टिव्स यूज हुए हैं एंड और जो भी यूज हुआ है, तो अगर उसमें यूज हुआ है तो उसे हम लोग कहते थे कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आज उसी का देखेंगे हम लोग निगेशन कैसे होगा। बाकी आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए। लेकिन आप लोग नहीं बताते हैं, नहीं बताएंगे तो पता भी नहीं लगेगा ना। कुछ लड़के करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ चलिए इनको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट किया जाएगा कि और अच्छे, कितने अच्छे से समझाया जा सकता है। ठीक है। बाकी क्लास आप लोग यूनिवर्सिटी में भी करिए, कॉलेज में भी करिए, क्लास छोड़नी नहीं है। ना समझ में आए तब भी करनी है, कुछ दिन तक करिए, 1 महीने एटलीस्ट करिए ही करिए, ताकि आप देख पाएँ। और ये भी नहीं जरूरी है कि उसी सेक्शन में करना है जिस सेक्शन में है, आपका जो भी सेक्शन होगा। अगर उस क्लास में अगर आपकी अच्छे से क्लासेज नहीं चल रही हैं तो आप दूसरे सेक्शन जाके क्लासेज लीजिए, अटेंड कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कहाँ पर किस तरीके से क्लासेस चल रही हैं। क्लियर है? तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस टीचर से पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए और कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। क्लियर है सबको? चलिए चलिए लिखिए, हेडिंग लगाइए, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। लिखिए निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, या लिखिए निगेशन ऑफ अ कंजंक्शन भी लिख सकते हैं, या लिखिए निगेशन ऑफ अ कंजंक्शन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हेडिंग लगाइए फटाक से। और इसके पहले भी हमने बताया था कि बहुत लोग एज से भी जज कर रहे होंगे कि अभी इनकी एज ही क्या है, पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। रहता है स्टार्टिंग में जब लोग आते हैं तो ऐसा ही लगता है हमको। लेकिन आप लोग एज पे मत डिफर करिए कि आप एज देखकर, बहुत लोग तो एज ही देखकर वीडियो लेक्चर नहीं देखते हैं कि क्या ही पढ़ा देंगे ये। तो ऐसा नहीं करना है आपको। वीडियो लेक्चर देखिए, अगर समझ में आया तो कहीं भी पढ़िए कि वो किसी भी एज के हों। ऐसा नहीं है कि एज अगर उनकी 40 साल है या प्रोफेसर हैं तो आपको बात समझ में आ ही जाए, क्योंकि आप क्लास कर रहे हैं, आपको खुद ही पता लग गया होगा कि प्रोफेसर भी आपको ज़्यादातर तो फर्स्ट ईयर में प्रोफेसर पढ़ाते नहीं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं आते हैं, वो स्कॉलर्स ही रहते हैं ज़्यादातर। उनकी क्लास अटेंड करते हैं, उनकी जगह पर वही लोग करते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है रिसर्च स्कॉलर। तो उन्हीं लोगों को भेजा जाता है क्लास लेने के लिए फर्स्ट ईयर में। जब सेकंड ईयर में आप लोग आएंगे तब शायद प्रोफेसर, एक दो प्रोफेसर आपकी क्लास अटेंड करें और आपको पढ़ाएं, तो वहाँ भी देखेंगे प्रोफेसर सेकंड ईयर में आएंगे। थर्ड ईयर में शायद सारे प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे, एंड एमएससी में आएंगे तो प्रोफेसर रहेंगे ही रहेंगे, वो कन्फर्म है। तो जैसे ही आप एमएससी तक आएंगे तब तक आपको क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन आप फर्स्ट ईयर में अभी हैं तो आप निर्णय कीजिए कहाँ पढ़ना है ध्यानपूर्वक, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर मिस्टेक कर देते हैं तो सेकंड ईयर आपको कम समझ में आएगा, थर्ड ईयर भी बहुत कम समझ में आएगा। अभी जब आप पहुंचेंगे तो अभी जो आपके सीनियर्स होंगे वो कहेंगे रियल एनालिसिस बहुत टफ है, बहुत टफ है। वो रीजन है ना टफ है, कहाँ पढ़े हैं आप? अब कहीं भी जाके पढ़ लेंगे तो थोड़ी ना रियल एनालिसिस आपको आ जाएगा। वही बता देंगे जब आपको फार को क्या करना है, जब निगेशन करते रहिएगा तो उसको देयर एग्जिस्ट में चेंज कर ले। तो आप याद कर लिए हैं फार का निगेशन देयर एग्जिस्ट करना है, और देयर एग्जिस्ट होगा तो उसको फार में कन्वर्ट कर देना है। क्यों करना है ये नहीं पता है, और फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं रियल एनालिसिस में। रियल एनालिसिस में लड़के ऐसे भी पाते हैं 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 0 नंबर। ये ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, हम गारंटी ले रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप वैसे पढ़ देते हैं तो 45+ रियल एनालिसिस में आएंगे, आपके ही आएंगे। ये ध्यान रखिए। क्या पढ़ना है, अभी जितना पढ़ा रहे हैं उस सब पे फोकस करना है, सारी चीजें समझनी है। जैसे ही आपका एग्जाम टाइम आएगा हम बताएंगे किसको ज्यादा रिवाइज करना है, यूनिट खत्म हो जाएगी तो कौन कौन सी चीजें ज्यादा याद करनी है उसको भी हम बताएंगे। बाकी समझना हर चीज है, हर चीज को याद करके मत रखिए, क्योंकि सारी चीज अगर याद करने पे आएंगे तो याद नहीं होंगी सारी चीजें, ये ध्यान में रखिएगा। तो रियल एनालिसिस अगर कोई कहे टफ है तो बात मत मान लीजिएगा, नहीं तो अगर माइंड में एक बार बैठ गया कि रियल एनालिसिस टफ है तो आप पढ़ना छोड़ देंगे, ध्यान रखिए। तो चलिए लिखिए इसका निगेशन ऑफ अ कंजक्शन। तो चलिए पहले हम लोग कुछ स्टेटमेंट लेते हैं फिर समझेंगे। तो लेट हम मान लेते हैं पी स्टेटमेंट है, नीरज इज अ गुड स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट।
एंड दूसरा हमने ले लिया क्यू, दूसरा स्टेटमेंट हम ले रहे हैं क्यू, नीरज इज नीरज इज नीरज इज डिलीजेंट, लिख लीजिए, इज अ डिलीजेंट, इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। हमने बताया, हमने कहा कि नीरज क्या है, एक अच्छा स्टूडेंट है, और फिर कहा नीरज इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, नीरज एक परिश्रमी विद्यार्थी है। तो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, तो आप लोग जानते हैं कि इसका क्या होगा, अगर इसको हम लोग कंजंक्शन से जो ऐड करें, कंजंक्शन करें, इसका ऐड करें तो क्या हो जाएगा, देन जो हमारा कंजंक्शन होता था उसके लिखते थे पी एंड क्यू से लिखते थे, पी एंड क्यू जो होगा उसको हम एक नए स्टेटमेंट के रूप में लिख ले रहे हैं आर से, बार बार इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम एक नया स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस तरीके से दिख रहा है सबको। तो हमने इसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया, दिख रहा है, ठीक ना, ठीक। तो बताइए इसका जब कंजंक्शन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे नीरज, देखिए हम पहले सिंपली लिख रहे हैं फिर बताएंगे आपको, नीरज इज अ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, एंड कंजंक्शन के लिए क्या यूज करते थे, वर्ड एंड, और ब्रैकेट में देखिए नीरज बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं ही, नीरज की जगह पे ही लिख लीजिए, ब्रैकेट में नीरज लिख लीजिए, ताकि आपको पता रहे किसकी जगह पे यूज हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे कि बार बार किसी भी नाउन का रिपीटेशन करने हटाने नहीं किया जाता, तो उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट हो जाएगा ना, नीरज, तो ब्रैकेट में नीरज लिख लीजिए, इज और डिलीजेंट, ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी हम बता रहे हैं आपको, डिलीजेंट स्टूडेंट। लेकिन कभी भी आपको स्टेटमेंट जोड़ना हो तो किस तरीके से लिखिएगा, इसी को आर करके लिख लीजिएगा, कैसे लिख दे सकते हैं, आर, जो हमारे स्टेटमेंट आर है इसी को कैसे लिखेंगे, अगर लिखना हो तो क्यों ऐसा लिख रहे हैं अभी बता रहे हैं आपको, रीजन है समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है, बाकी आप लोग ऐसे लिखिएगा, नीरज, इसको भी लिख लीजिएगा, इसको भी, नीरज इज अ गुड एंड डिलीजेंट स्टूडेंट। देखिए जो चीजें कॉमन होती है एंड में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे सेट ना एंड, तो एंड जब भी लिया जाता है यानी इंटरसेक्शन, जैसे ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, इसको भी एंड ही पढ़ा जाता है, हमने कहा भी था कि इस तरीके से आप लोग इसको कंपेयर करिएगा, अगर जहां भी एंड आ जाए आपका सबसेट की तरह ही चलता है, तो एंड में क्या करते थे कि जब भी लेना होता था तो हम उस एलिमेंट को लेते थे इंटरसेक्शन में जो दोनों में हो, एंड में यही तो करते थे कि जो दोनों में हो ना, उसको हम लोग क्या करते थे, ले लेते थे कंजक्शन में, तो जो दोनों में है उसको क्या लगते थे, रखना चाहिए था, तो हम लोग उस रखना है, तो दोनों में क्या क्या है, नीरज इज गुड स्टूडेंट, तो होना है तो हमारा जो कंजंक्शन होगा, जो नया स्टेटमेंट आएगा, तो दोनों चीजें उस स्टेटमेंट में होनी चाहिए, जो इनको जो ऐड करके बने, तभी तो कहा जाएगा उसका है कंजंक्शन, तो ये दोनों चीजें आ गई, डिलीजेंट एंड स्टूडेंट आ गए, क्लियर है सबको, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कंजंक्शन स्टेटमेंट, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना सभी को, किसी को कहीं डाउट हो रहा है, तो हमारा अगर नीरज इज अ गुड एंड शब्द का यूज करिए, ज्यादा सही रहेगा, एंड डिलीजेंट स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम इसका निगेशन सीखने वाले हैं, तो निगेशन जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, इसका निगेशन करते हैं आप, ठीक, जो हमारा ए आर मिला है या इसी का निगेशन करते हैं, इसका निगेशन का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ के आया है, हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी स्टेटमेंट का अगर निगेशन करना है, तो अगर उसमें सभी स्टूडेंट क्या है, अगर किसी भी चीज का निगेशन करना है उसमें कोई भी कम से कम एक भी अगर गलत हो जाता था तो हमारा क्या हो जाता था, जैसे अभी हमने कहा था निगेशन कि इसमें अगर सभी सेव क्या है, ऑरेंज या सेव भी मान लीजिए एप्पल क्या है, पके हुए हैं, तो इसको इस बात को रॉन्ग करने के लिए अगर हम एक भी एप्पल दिखा दें कि क्या है, पका हुआ नहीं है, तो हमारी बात गलत हो जाएगी, यानी जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, नीरज इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, तो अगर या तो गुड वाला गलत हो जाए या तो ये वाला गलत हो जाए, कम से कम एक अगर गलत हो जाए तो हमारी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यहाँ पर दो क्वालिटी दी गई ना, दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी गुड की है, एक है डिलीजेंट की, तो इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी अगर गलत हो गई तो हम क्या कहेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, अभी पढ़ के आए हैं आप लोग, तो इसके रॉन्ग होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी थे, और आपने देखा भी था यहाँ पर जब इसका बनाया था ट्रूथ टेबल, एक कब रॉन्ग होता था, जैसे पी हो गया, ए क्यू हो गया, पी एंड क्यू हो गया, यहाँ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अब यहाँ से समझ लीजिए आप, दोनों जगह से समझिए जहाँ से आपको समझ में आया, ट्रू का क्या, यहाँ क्या लिखते थे, ट्रू फॉल्स, आपने देखा था ट्रू ट्रू का ट्रू हो जाता था, ट्रू फॉल्स का फॉल्स ही होता था, फॉल्स ट्रू का भी क्या होता था, फॉल्स होता था, और फॉल्स फॉल्स का फॉल्स तो रहता था, क्लियर है सबको, यानी कि हमें फॉल्स होने चाहिए, फॉल्स किसको डिनोट करता है, निगेशन को, ठीक, और ट्रू किसको डिनोट करता है, वो तो रहेगा ही जो स्टेटमेंट रहेगा, तो अगर फॉल्स है, निगेशन होने के लिए, गलत होने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट को रॉन्ग होने के लिए क्या क्या जरूरी है, कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए, चाहे ये वाला रॉन्ग हो जाए, चाहे ये वाला रॉन्ग हो जाए, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे दोनों रॉन्ग हो जाए, तो हमें क्या चाहिए, कम से कम एक रॉन्ग हो जाए तभी हमारा काम बन जाएगा, तो एट लीस्ट ना, तो किसी को रॉन्ग करने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, इसका निगेशन कर देंगे, और निगेशन कब करेंगे इसका, देखिए आइए, किसी एक को निगेशन करेंगे, क्लियर है ना, तो निगेशन करने के लिए जब एक किसी एक को कम से कम रॉन्ग दिखाना है तो कैसे लिखेंगे इसका, तो लिखिएगा निगेशन ऑफ पी क्यू, क्लियर है, इसी को हम लोग किससे बता रहे हैं, आर से, इसका निगेशन कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में पी क्यू, इसको पहले लिखिए स्टेटमेंट के रूप में, तब फिर इसका दिखाएंगे किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है, तो इसका निगेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नीरज इज नॉट गुड स्टूडेंट, अथवा और लिखेंगे, एंड नहीं लिखेंगे, नहीं तो दोनों हो जाएगा, एंड का मतलब दोनों नहीं है,
लेकिन हमें एक ही चाहिए, कम से कम एक अगर गलत हो जाएगा तो ठीक, इसलिए इसका कंजंक्शन अब यहाँ का, अब यहाँ पर यूज होगा डिसजंक्शन, आर शब्द यूज करेंगे, ठीक। आर, आर दूसरा क्या हो जाए, ही इज नॉट डिलीजेंट, नॉट डिलीजेंट, या तो एक गलत हो जाए या वाला स्टूडेंट, या तो अच्छा ना स्टूडेंट ना हो या तो डिलीजेंट स्टूडेंट ना हो, कोई एक भी हो गया तो हमारी बात गलत हो जाएगी। क्लियर है इसका निगेशन, क्योंकि यहाँ हम कह रहे हैं कि वो गुड भी है और डिलीजेंट भी, यानी अच्छा भी है और परिश्रमी भी है। अगर इस बात को खारिज करना है तो इनमें से एक बात को खारिज करना होगा, या दोनों बात को खारिज कर दीजिए। लेकिन निगेशन के लिए हमें एक बात भी हम खारिज कर देंगे तो उसका निगेशन हो जाएगा अप्रोप्रिएट, यानी जो एक्चुअल निगेशन होगा वो किसी एक को भी हम गलत ठहरा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा स्टेटमेंट का। तो हमने कहा नीरज इज नॉट गुड स्टूडेंट आर, अथवा आर शब्द का यूज होगा तो आप देखिए एंड किस में बदल जा रहा है, जो हमारा यहाँ एंड है वो किस में बदल रहा है, आर में बदल रहा है। क्लियर है, एंड नॉट स्टूडेंट। अब ध्यान पूर्वक इसको देखिए, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट का निगेशन करिए। अगर पी का निगेशन करेंगे तो क्या आएगा, पी का निगेशन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान पूर्वक देखिए, पी का निगेशन, नीरज इज ए गुड स्टूडेंट, इसका निगेशन क्या होगा, नीरज इज नॉट गुड स्टूडेंट। अभी आपको रटना नहीं है, ये भी चीजें आपको रटाई जाएंगी, आप देखेंगे कॉलेज में या जहां भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। और क्यू का निगेशन क्या होगा, फटाक से बताइए, माइनस क्यू का निगेशन आप इतना सीख चुके हैं। नीरज इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, क्या होगा, नीरज इज नॉट अ डिलीजेंट स्टूडेंट, तो नीरज इज नॉट डिलीजेंट स्टूडेंट, ठीक। और ध्यान पूर्वक वहां देखिए, जो निगेशन हमने किया है और यहाँ पर देखिए, तो ये नीरज इज अ नॉट स्टूडेंट तो क्या है, ये नीरज इज अ नॉट गुड स्टूडेंट, ये क्या है, माइनस पी ही तो है हमारा, ये आर है, आर का मतलब क्या है हमारा, डिस्ट्रक्शन हो गया। एंड यहाँ पर ही इज नॉट डिलीजेंट, किसका निगेशन है, ही का मतलब नीरज, नीरज इज नॉट डिलीजेंट, किसका निगेशन, माइनस क्यू का, तो ये क्या हो गया, माइनस क्यू का। तो आप लोग देख पा रहे हैं, अगर इसको लिखा जाए तो किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस पी, आर का मतलब ए और माइनस क्यू का मतलब माइनस क्यू, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं जो निगेशन आ रहा है पी एंड क्यू का, जो निगेशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस पी और माइनस क्यू। समझ में आया, तो इसका निगेशन इस तरीके से बनता है, आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए इसको। क्लियर हो गई बातें, इसलिए हमने ये वाला लिखा ताकि आपको समझ में आए। बाकी इस तरीके से आप लिखिएगा, कभी भी करना हो तो इतना लिखिएगा, बाकी इसके बाद इसको। तो समझ में आया किसी भी किसका कंजंक्शन का निगेशन किस तरीके से होगा, तो समझ जाएगा माइनस पी एंड क्यू का जो निगेशन होगा क्या होगा, माइनस पी एंड क्यू। यानी किसी भी अगर हम कंजंक्शन का निगेशन कर रहे हैं तो पहले जो निगेशन, जो भी स्टेटमेंट होगा उसका निगेशन, एंड जो दूसरा स्टेटमेंट होगा उसका निगेशन, और उसका क्या कर लेंगे, डिसजेक्शन। ठीक, समझ में आ गया ना सबका। यानी दो निगेशन का डिसजेक्शन ही क्या होता है, किसके बराबर होता है, दो स्टेटमेंट के कंजंक्शन के निगेशन के बराबर होता है। इसका मतलब ये है, फिर से समझिए, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, दो स्टेटमेंट के कंजंक्शन का निगेशन क्या पढ़ा जाता है, आप बहुत लोग इसको पढ़ते हैं ऐसे, नॉट फिर पी एंड क्यू, बस इतना पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है, दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन, दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन का निगेशन किसका हो रहा है, दो स्टेटमेंट के कंजंक्शन का निगेशन उन दोनों स्टेटमेंट के निगेशन के, उन दोनों स्टेटमेंट के निगेशन के डिसजंक्शन के बराबर होता है। क्लियर है ना, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं इसको। समझ में आ गया, तो यहाँ से चलिए लिख लीजिए इसको, कहाँ गया मिटाने वाला, मिटाने वाला कहाँ चला गया, चलिए इसी से मिटा देते हैं, मिटता है नहीं सही से, लेकिन इसको हो गया, ठीक, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब इसी को एंड करके देखते हैं, ये तो हो गया आर करके देखते हैं, मिटा दें इसको। तो आपने देख लिया किस तरीके से इसका निगेशन होगा। अब इसी स्टेटमेंट को आर करके देखते हैं, क्या करते हैं इसका डिसजंक्शन। तो कंजंक्शन का स्टेटमेंट आपने देख लिया कि कंजंक्शन का क्या स्टेटमेंट होगा और किस तरीके से इसका निगेशन होगा। अब यहीं पर अगर कर लें डिसजंक्शन, तो यहाँ डिसजंक्शन कर लीजिए, इसको भी देख लीजिए, डिसजंक्शन, बाकी स्टेटमेंट यही रखिए। समझना, देखिए बहुत लोग एग्जाम्पल में भागने लगते हैं, नया एग्जाम्पल लीजिए, अलग एग्जाम्पल लीजिए, अलग एग्जाम्पल मत लीजिए, आप समझिए कि कैसे हो रहा है, प्रोसेस देखिए कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। उस प्रोसेस को जब समझ लेंगे ना तो कोई भी स्टेटमेंट रहेगा तो उसको कर लेंगे। इसके अलावा क्या ही होगा, उसमें एक प्रॉपर्टी होगा और जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट होगा, बात खत्म। तो सारी चीजें सीखते चलिए कैसे हो रहा है, ना कि आप भागते रहिए कि एग्जाम्पल अलग लिखिए, नया लिखिए, तीसरा लिखिए, चौथा। इसी को समझिए ध्यानपूर्वक। कह रहे हैं गुड स्टूडेंट, नीरज इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, इसका क्या करना है, डिसजंक्शन करना है। डिसजंक्शन करने के लिए हमको किससे जोड़ते थे, अभी डिसजंक्शन करना सीखे हैं हम लोग, तो इसको जैसे ही लिखेंगे तो पी और क्यू लिखेंगे ना, इसी को हम बता रहे हैं आर से। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, तो जो लिखेंगे लिखेंगे नीरज, देखिए दोनों फिर उसी तरीके से लिखेंगे हम पहले, नीरज इज अ गुड गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट। और दूसरा हम लोग किससे ऐड करते थे, आर को, डिसजंक्शन को ना, तो आर ही यूज करेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे नीरज, ही यूज कर ले, चलिए ही यूज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। लेकिन इसका समझते रहिए, इसका मतलब क्या है, नीरज की जगह भी यूज किया गया है, इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट। क्लियर, हमने इसको लिख लिया। अगर लेकिन अगर कभी भी अगर केवल इतना ही करना हो तो आप हमेशा ऐसे लिखे करिए, पी
डिसजंक्शन क्यू आर, इसको पढ़ा जाता है पी और क्यू, इसी को हम बराबर कर ले रहे हैं, आर के बराबर नया स्टेटमेंट मान ले रहे हैं, आर है जो, इसी को लिखेंगे, अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, नीरज इज अ गुड, आर सब जो हमारा क्या रहेगा, आर यूज करेंगे, डिलीजेंट, क्योंकि इसका डिसजंक्शन करना है ना, डिलीजेंट, क्लियर है। इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, कंजंक्शन करेंगे। डिलीजेंट स्टूडेंट लास्ट में लिखेंगे, स्टूडेंट, ये हो गया इसका क्या, डिसजंक्शन हो गया। अब इसका निगेशन करना है, तो इसका निगेशन करेंगे, तो इसका पहले निगेशन कर लेते हैं हम लोग, तो लिख लीजिएगा निगेशन ऑफ पी आर क्यू, तो इसका निगेशन करेंगे पी आर क्यू का, तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका, नीरज, बताइए फटाफट, इसको सिखा चुके हैं हम आपको, नीरज इज नॉट लगेगा ही, अ गुड जो प्रॉपर्टी रहती है उसको लिखते थे, इज नॉट अ गुड जो प्रॉपर्टी, देखिए नॉट लगाते थे, फिर जो प्रॉपर्टी रहती है, आर नॉट गुड इज, चलिए अलग अलग करिए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ से करिए, इस वाले स्टेटमेंट को करिए, इसको इससे नहीं समझ पाएंगे, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इसका निगेशन करिए तो इससे समझेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी इस स्टेटमेंट में रखिएगा। देखिए नीरज इज, जैसे नॉट लगाएंगे गुड और डिलीजेंट, यहाँ पर सीधे लिख देंगे, यहाँ पर नॉट लगा के हम तो आपको नहीं समझ में आएगा ये बातें ना, तो ज़्यादा समझ में सही रहेगी, यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे तो, क्योंकि इसमें कंबाइन कर लिया गया ना, इसको देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नीरज इज नॉट क्या है, गुड स्टूडेंट। अभी हमने पढ़ाया है कि अगर कभी भी देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर कह रहा है कि नीरज इज अ गुड स्टूडेंट और ही इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि नीरज या तो अच्छा लड़का है या डिलीजेंट लड़का है, या दोनों है। इसका आर का मतलब ये समझ में आता है, सिंस हमेशा समझिएगा, यूनियन में क्या होता था, जैसे ए यूनियन बी निकालते थे, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते थे, या तो ए में हो या तो बी में हो या इन दोनों में हो, इस तरीके से आते थे। ठीक इसी प्रकार आर जब भी यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है जो भी प्रॉपर्टी हो, या तो उसमें एक प्रॉपर्टी हो या दूसरी प्रॉपर्टी हो या दोनों प्रॉपर्टी हो, तब भी वो कहा जाएगा आर में, क्लियर है ना। तो आर का मतलब यही है, या तो नीरज क्या होगा, गुड अच्छा स्टूडेंट होगा, या तो परिश्रमी विद्यार्थी होगा, अच्छा स्टूडेंट या डिलीजेंट स्टूडेंट होगा, ठीक। या तो हो सकता है एक ही प्रॉपर्टी हो उसके पास, या हो सकता है ये वाला प्रॉपर्टी हो, या हो सकता है दोनों प्रॉपर्टी हो उसके पास, ऐसा भी तो हो सकता है। तभी ये हमारा स्टेटमेंट एक वही बातें का है, तो तीनों एक बातें, तीनों बातें क्या है, एक ही है, या तो उसके पास एक प्रॉपर्टी हो, दो प्रॉपर्टी, या तीनों प्रॉपर्टी, या दोनों प्रॉपर्टी हो, ठीक, क्लियर है। तो इस बात को गलत ठहराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, गलत ठहराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों प्रॉपर्टी उसके अंदर ना हो। अगर कोई एक भी प्रॉपर्टी हो गई तो यही वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, तब उसका निगेशन नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी खुद हो जाएगी। तो इसमें से हमको हटाना है तो दोनों प्रॉपर्टी हटाना पड़ेगी, यानी दोनों स्टेटमेंट को हटाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जो ये दोनों प्रॉपर्टी है वो दोनों के दोनों उसके अंदर ना हो। तो हम लोग लिखेंगे नीरज इज नॉट गुड स्टूडेंट एंड, अब एंड करेंगे, आर एंड करेंगे तभी क्या होगा, दोनों प्रॉपर्टी हटेगी, एंड यहाँ लिखेंगे ही इज नॉट डिलीजेंट स्टूडेंट, डिलीजेंट स्टूडेंट। अगर बहुत लोग कहेंगे यहाँ पर आर क्यों नहीं रख रहे हैं, मान लीजिए आर चलिए रख लीजिए, आप कह रहे हैं कि नीरज इज नॉट गुड स्टूडेंट, ही इज नॉट डिलीजेंट स्टूडेंट, जैसे ही आर लिखेंगे तो आप कह रहे हैं नीरज अच्छा लड़का नहीं है, या नीरज परिश्रमी लड़का नहीं, स्टूडेंट नहीं, विद्यार्थी नहीं। आप कह रहे हैं कि नीरज या तो अच्छा विद्यार्थी नहीं है, या तो क्या वो क्या नहीं है, वो क्या परिश्रमी विद्यार्थी नहीं है। कहने का मतलब मान लीजिए, हम मान लीजिए कि वो नहीं है क्या, अच्छा विद्यार्थी नहीं है, तो इसकी गारंटी आप थोड़ी ले रहे हैं कि वो क्या होगा, डिलीजेंट यानी परिश्रमी विद्यार्थी भी नहीं होगा। परिश्रमी विद्यार्थी तो हो ही सकता है, अगर आप कहेंगे कोई परिश्रमी विद्यार्थी नहीं है तो अच्छा विद्यार्थी तो हो ही सकता है ना, तो इन दोनों बात को खारिज करनी पड़ेगी, तब निगेशन होगा हमारा। तो निगेशन करने के लिए यहाँ पर एंड, यानी कि वो अच्छा भी विद्यार्थी नहीं है और परिश्रमी विद्यार्थी भी नहीं है, तो इसका निगेशन इस तरीके से होगा, क्लियर है सबको, समझ में आ गया। तो यहाँ से जैसे ही होगा तो आप देख पा रहे हैं निगेशन इसका हो गया। अब चलिए फटाक से इसका निगेशन आप लोग देख रहे हैं, नीरज इज नॉट गुड स्टूडेंट एंड क्यू है नीरज इज नॉट डिलीजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो ये वाला स्टेटमेंट है क्या है, वो माइनस पी है, और ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, माइनस क्यू, और ये एंड का मतलब क्या है, एंड, समझ में आ गया। तो चलिए इसका तो निगेशन आप लोग देख पा रहे हैं कि माइनस पी एंड क्यू का जो निगेशन आ रहा है हमारा क्या आ रहा है बताइए, जो निगेशन आ रहा है यहाँ बराबर करके लिखिएगा, या चाहे ऐसे ही कर लीजिए। तो इसका निगेशन क्या आ रहा है हमारा, माइनस पी आ रहा है एंड माइनस क्यू आ रहा है। अब इसको समझ लीजिए कैसे पढ़ा जाएगा इसका निगेशन, दो स्टेटमेंट के कंजंक्शन का, सॉरी डिसजंक्शन चल रहा था ना यहाँ पे आर, तो यहाँ पढ़िएगा दो स्टेटमेंट के डिसजंक्शन का निगेशन कैसे पढ़ा जाएगा, दो स्टेटमेंट के निगेशन का डिसजंक्शन, सॉरी दो स्टेटमेंट के डिसजंक्शन का जो निगेशन होगा वो उन दोनों स्टेटमेंट के निगेशन के, उन दोनों स्टेटमेंट के निगेशन के कंजंक्शन के बराबर होगा, क्लियर है सबको। तो अगर इसको लिखना चाहे तो इसको बराबर करके लिखिएगा ऐसे,
क्लियर है सबको बातें ना? तो इस तरीके से होगा। तो आपने देख लिया किस तरीके से निगेशन आया, समझ में आ गया कैसे आ रहा है ये सारी चीज़ें। रटना नहीं है, बहुत लोग कहेंगे इसको अंदर ले जाना है और इसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, तो ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे बताएंगे आपको अभी निगेशन करना है इसका पी एंड क्यू। अब इसको जैसे कंजक्शन है तो बताएंगे क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले जाना है इसको, तो कहेंगे माइनस पी हो गया और फिर जो ये वाला है इसको चेंज कर देना है, इस तरीके से कर देना है और फिर यहाँ माइनस क्यू कर देना है। तो आप रटिए, रटते रह जाएंगे, लेकिन रटना नहीं, आपको समझना है कैसे हो रहा है। अब आर कम से कम एक को दिखाता है, एटलीस्ट वन को दिखाता है यार, ठीक। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए, आर का मतलब भी होता है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, इसका भी यही सेंस निकलता है एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन का मतलब देयर एग्जिस्ट से आप समझ सकते हैं, इसका मतलब फॉर आर, यानी सभी का निगेशन करना पड़ेगा ना, यानी कि दोनों स्टेटमेंट का निगेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो आपने देख लिया कि निगेशन आप किसी भी डिस्जंक्शन स्टेटमेंट का कैसे होता है, तो इसको नोट करके लिख लीजिए, रिमार्क करके अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए लिखिए नोट या रिमार्क करके लिखिए। चलिए लिखिए निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या है, बताइए। निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, एंड इसका क्या कर देना होता है हमको, डिस्जंक्शन के बराबर होता है, इस तरीके से। फिर अगर दूसरा बात करें तो निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन, दो स्टेटमेंट का डिस्जंक्शन जो होता है उन दोनों के निगेशन के, उन दोनों स्टेटमेंट के निगेशन के कंजंक्शन के बराबर होता है। तो निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, एंड इस किसके बराबर होता है, उनके कंजंक्शन के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। तो ये हमारा रिमार्क हो गया, नोट करके इसको लिख सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? किसी को कहीं डाउट तो बता सकते हैं। क्लियर है सबको बातें? किसी को डाउट है? चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही कंटेंट रखेंगे, बाकी कुछ और बातें करनी थी, इस वजह से हमने इतना ही रखा है इस वीडियो में कंटेंट। आपको क्लास लेते हुए, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में हैं, या कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तब भी जहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो आप अब डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छे से आ रही हैं। मैथ आपको सही से समझ में आ रहा है, फिजिक्स सही से समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री भी सही से समझ में आ रहा है, जो भी आपका कॉम्बिनेशन होगा कौन सा सही से समझ में आ रहा है। देखिए आपके पास 9 पेपर होंगे टोटल, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पेपर्स। इस तरीके से 9 पेपर होंगे और एक सब्जेक्ट ऐसे ऐसे बनेगा सबका, आपका सब्जेक्ट इस तरीके से, इसको यहाँ लिख लीजिए, एंड इस तरीके से आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। तो आप किसी एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर लीजिए, तीनों कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर नहीं हो पाता है तीनों लोगों का, तीनों सब्जेक्ट अच्छा, लेकिन करने का प्रयास कीजिए। देखिए एक होता है कि आप रट रहे हैं, रट लिए, एग्जाम में जाके लिख के चले आए, मार्क्स आपके अच्छे आ गए, चलिए ठीक है मार्क्स आपके अच्छे आ गए, लेकिन जैसे ही अब आगे हायर के लिए जाएंगे तो आप वहाँ रटने से आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि रटी हुई चीज़ें आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे किसी को। अगर आपको टीचर बनना है, अगर मान लीजिए आगे फ्यूचर में बहुत लोग बनना भी चाहेंगे, नहीं भी बनना चाहेंगे, और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, जिसको भी टीचर बनना है तो जरूर ध्यान में रखिए उनके पास टीचर क्वालिटी हो, टीचिंग क्वालिटी हो, तभी आप टीचर बनिएगा। नहीं तो आप टीचर तो बन जाएंगे, गवर्नमेंट जो भी बनना चाह रहे हैं गवर्नमेंट टीचर तो बन जाएंगे, आपकी सैलरी भी आएगी अच्छी खासी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आप अभी टीचरों को कोस रहे हैं ना, उसी तरीके से आप भी कोसे जाएंगे अपने स्टूडेंट द्वारा, तो आपका करियर तो बन जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट आपसे पढ़ने आए हैं उनका करियर डूब जाएगा। तो इस बात का ध्यान में रखिए कि आपकी वजह से जितने भी स्टूडेंट होंगे आपके अंडर में 50 60 70, उनका फ्यूचर आप ले रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। क्योंकि ज़्यादातर टीचर कुछ लोग आते हैं केवल कि हाँ चलो सिक्योरिटी हो जा रही है, जॉब कर लेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अच्छा जाएंगे वहाँ बैठेंगे, कुर्सी तोड़ेंगे, आराम से बैठेंगे, तो इस पर्पस नहीं, कोई और जॉब कर लीजिएगा, डेस्क जॉब कर लीजिएगा, ऑफिस जॉब कर लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे अभी गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पर आपको केवल लिखना पढ़ना रहेगा, आप लिखिए और ऑफिस का वर्क कीजिए, काम खत्म आपका, किसी को समझाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे हैं, लेकिन टीचिंग फील्ड में अगर आपको आना है, टीचर ही बनना है, तो इस बात का जरूर ध्यान में रखिएगा, ताकि आपके द्वारा किसी भी विद्यार्थी का नुकसान ना हो, ठीक। और यहाँ ध्यान रखिए कि आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा थर्ड ईयर में जाते जाते, तो एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा, और एमएससी में जाएंगे तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। बात देखिए क्या हो रहा है कि एमएससी में जैसे ही जाएंगे आप एमएससी करने के लिए, हायर के लिए, तो आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, और वहाँ 5 पेपर पढ़ने हैं, जैसे यहाँ 3 पेपर पढ़ रहे थे, वहाँ 5 पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई बताता नहीं, हम लोग जब आए थे यहाँ पर पढ़ने तो कोई गाइडेंस नहीं थी हम लोगों के पास, 4th एंड 5th कोई भी गाइडेंस नहीं थी, ध्यान रखिए। तो जो हमारे पास कमियां हमने देखी, हमको क्या कमी लगी कि हमें जो नहीं मिल पाया, तो हम चाहते हैं आपको भी ऐसा ना लगे कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाई, इसलिए हम बता दे रहे हैं सारी चीज़ें।
तो 5 सब्जेक्ट यहाँ पर, 5 पेपर यहाँ है। अब पढ़ना बहुत है, अब सिलेबस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर जितना 3 सब्जेक्ट मिला के 9 पेपर पढ़े हैं, उतना के लिए आपको 5 पेपर पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर जो सिलेबस होगा इससे ज़्यादा होगा। आपको समय भी नहीं मिलेगा कि हाँ, समय नहीं पा रहे हैं भाई, इतना हो गया सिलेबस। अब पढ़ना एक ही सब्जेक्ट है, तो आप सोचिए, जब आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, और ये भी जानते हैं कि जो सब्जेक्ट आप छोड़ देंगे धीरे-धीरे भूलती हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना छोड़ दीजिए 2 साल 3 साल, उसके बाद वो भूलना स्टार्ट हो जाता है। आपको लग रहा है कोई टीचर्स आते हैं उनको तो सब याद रहता है, ऐसा नहीं है, सब नहीं याद रहता है। वो डेली पढ़ते हैं, बिना पढ़े उनको भी नहीं याद रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। अगर कोई भी चीज़ अगर आप नहीं भूलते, ये अच्छी बात भी है, अगर नहीं भूलेंगे तो आप जी भी नहीं पाएँगे। बहुत ऐसी घटनाएँ होती हैं जो जीवन में भूलना ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं भूलेंगे तो जैसे आपको किसी बात का दुःख है, आप उसे भूल ही नहीं पा रहे हैं, तो सोचिए कितना कष्टदायक होगा। कितना भी भूलना चाह रहे हो, भूल ही नहीं रहा, तो भूलना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको छोड़ना होगा ही एक सब्जेक्ट। ज़्यादातर टीचर भी नहीं गाइड करेंगे यहाँ पर, उनका काम रहेगा यहाँ पर आके पढ़ा के चले जाएँगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो ये ध्यान रखिए कि इसी वजह से जो हमें खली की ये चीज़ें कि जो हमें लगी कि हमारे अंदर हमें ये चीज़ें नहीं मिल पाई, नहीं तो कहीं हम और होते अच्छी जगह पे। लेकिन ये हमारा चूज़ किया हुआ है, हम आगे भी जा सकते हैं, किसी और फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन हमें टीचिंग अच्छी लगती है, इस वजह से हम टीचिंग कर रहे हैं, ठीक? हम इस वजह से टीचिंग नहीं कर रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम आके टीचिंग करना स्टार्ट कर दें, नहीं, हमारी मजबूरी नहीं है भाई, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेरा एक अभी दोस्त था, उसने भी गाइडेंस दिया कि आप टीचिंग क्यों कर रहे हैं, आप अच्छी जगह जा सकते हैं, लेकिन हमने उनसे बताया कि नहीं, हमें टीचिंग ही करना है। बहुत सारे हैं, एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम दे सकते थे, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसको दिया जा सकता था, लेकिन जब हमें टीचिंग ही करनी है तो हम अपना टीचिंग स्किल में आ गए, यहाँ पे टीचिंग फील्ड में आ गए। तो टीचिंग हमें करनी थी, हमें क्लियर था कि हमें टीचिंग ही करनी है। बाकी जिनको भी अगर क्लियर रहेगी तो अच्छी बात है। और यहाँ अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो एक चीज़ आप जरूर अपने अंदर डेवलप करिए, जो आपको हमेशा फ्यूचर में वर्थ इट होगा। आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, मान लीजिए नहीं मिली, ऐसा ना हो, सबको मिल जाए तो अच्छी बात है। और ये भी जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटेज कम है, कंपटीशन क्या है, सीटें कम है, एक तरीके से कह सकते हैं, मेहनत तो सभी स्टूडेंट कर रहे हैं। तो सीटें कम है तो मिलेगा उतने ही स्टूडेंट को सरकारी गवर्नमेंट जॉब जितनी सीटें हैं। बाकी लोग तो रहेंगे बेरोजगार ही, ये ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट जॉब से। बाकी बेरोजगार कहने का मतलब वही है कि गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं मिला। तो आपके अंदर जब प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको स्किल चेक किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारी अब तो हो गई, एडटेक कंपनियां भी हो गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एडटेक में, एजुकेशन सेक्टर में। तो आप वहाँ भी जाके काम कर सकते हैं। तो वहाँ जाने के लिए आपको क्या चाहिए, स्किल चाहिए। और टीचिंग फील्ड में जितनी भी एडटेक कंपनियां हैं तो उसमें जब जाएंगे तो आपकी टीचिंग स्किल दिखी जाएगी, ना कि डिग्री देखी जाएगी। अब बहुत नॉलेज है आपके पास, बहुत अच्छा सवाल सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन आप डिलीवर करने की क्षमता आपको नहीं है कि इसको बस समझा लिया जाए किसी विद्यार्थी को, तो आपको नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको कंटेंट राइटिंग में रख लिया जाएगा, जो कि जितनी सैलरी आपको मिलने वाली थी उससे उसका लगभग 10% या 15% ही आपको सैलरी मिल पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इस ग्रेजुएशन के दौरान आप अपने अंदर एक स्किल ये जरूर डेवलप कर लीजिएगा, टीचिंग स्किल। और यही नहीं ज़रूरी है, आपको टीचिंग ही नहीं करना है, आपको इच्छा नहीं है टीचिंग करने की, बहुत अच्छी बात है, मत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अपने अंदर ये टीचिंग स्किल डेवलप कर लीजिए, ताकि कभी भी अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो सेकंड ऑप्शन में आपके पास टीचिंग स्किल रहेगी, तो आप कहीं भी जाके टीचिंग कर सकते हैं। और टीचरों की सैलरी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद में या कहीं भी अगर सिटी में अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, कम। जैसे अभी प्राइवेट सेक्टर में उस तरीके से काम करने जाएँगे तो 12 घंटे का वही 10,000 12,000 देते रहते हैं। लेकिन यही टीचिंग फील्ड में आएँगे तो आप 1 घंटे भी किसी को पढ़ाते हैं तो 5,000 7,000 कहीं-कहीं 10,000 भी आपको मिल जाएगा। डिपेंड करेगा आप किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, मतलब इंटर में पढ़ा रहे हैं, 11th 12th 5, 6, 7, 8 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा, और 5-6 घंटे पढ़ा देते हैं तो आपको अच्छे खासे 20-25 हज़ार सैलरी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें समझते रहिए। तो एक स्किल आप अंदर एमएससी बीएससी थर्ड ईयर खत्म होते-होते एक स्किल आप डेवलप कर लीजिए, टीचिंग। और एक सब्जेक्ट पे कमांड बना लीजिए, बस यही चीज़ करनी है। किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड, आपसे अच्छा उसमें कोई हो ही ना। जब आप पढ़ रहे हैं उस ग्रुप में, मतलब आपके कॉलेज में, उससे अच्छा किसी एक सब्जेक्ट में आपसे अच्छा ना हो। अपने से कीजिए, ऐसा नहीं है कि सबको पीछे कर देना है। ये पर्पज़ नहीं है पीछे करना, मतलब आप जब ऐसा रखेंगे तो आप किसी को पीछे करना है नहीं को, मतलब कि ना पढ़े वो सब भूल जाए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। मतलब वो भी अच्छा होगा विद्यार्थी उसमें पढ़ने में, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कीजिए, उस सब्जेक्ट में कमांड बना लीजिए बहुत ज़्यादा। किसी एक सब्जेक्ट में कमांड बना लेंगे, बाकी सब्जेक्ट तो छोड़ना है ही। थर्ड ईयर आते आते एक सब्जेक्ट छूटेगा, एमएससी आते आते 2 सब्जेक्ट छूट जाएगा, खत्म। एक सब्जेक्ट बचेगा, तो किसी एक सब्जेक्ट को ही ना दीजिए अपना टाइम, और बहुत अच्छे से सीख लीजिए। अगर मैथमेटिक्स सीख लेते हैं, देखिए मैथ्स और फिजिक्स के टीचर बहुत कम मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छे टीचर पढ़ाने वाले जो अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा सकें। और केमिस्ट्री के भी टीचरों की कमी बहुत है, क्योंकि अभी ज़्यादातर अभी आप देखेंगे आपकी की क्लास में जो भी होंगे, तो लगभग अगर 200 स्टूडेंट आपकी क्लास में या 100 स्टूडेंट क्लास में है, तो उनमें से लगभग 5 से 6 ही स्टूडेंट टीचर बनना चाहेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कितना कंपटीशन कम है टीचिंग फील्ड में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना कमांड बना लेंगे इसमें, तो आगे चल के आपको फ्यूचर में जैसे ही आप थर्ड ईयर पास होंगे, आपके पास खुद ही अपॉर्चुनिटी आने लगी कि आप हमारे यहाँ टीचिंग कर लीजिए, हमारे यहाँ टीचिंग कर दीजिए। तो एक सब्जेक्ट हो सकता है, आप एक पेपर पे भी कर सकते हैं कमांड, किसी एक पेपर पे।
जैसा कर एक सब्जेक्ट पे कर पाए, मतलब कि किसी ना किसी चीज़ पे कर लीजिए। आपके पास बहुत ऑप्शन है, या तो एक सब्जेक्ट पे कर लीजिए या तीनों सब्जेक्ट पे कर लीजिए। पहला ऑप्शन होता है कि तीनों सब्जेक्ट पे कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन होता है किसी 2 सब्जेक्ट पे कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन होता है किसी एक सब्जेक्ट पे कर लीजिए। एक पे भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी 2 पेपर में कर लीजिए, किसी 2 पेपर में नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक पेपर में कर लीजिए। हाँ, लेकिन जब एक पेपर में कीजिएगा तो उस पेपर में आपके सिवा कोई और आपसे अच्छा ना जाने, क्योंकि एक पेपर करना है आपको कमांड, तो एक पेपर आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और बहुत समय दे पाएंगे। लेकिन पास होने के लिए आपको तीनों पेपर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बाकी पेपर छोड़ देने और बाकी सब्जेक्ट छोड़ देने नहीं है। उस पेपर या उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा समय देना है, हमारे कहने का मतलब ये है। तो उसको ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा समय दीजिए और उसको अच्छे से सीखिए। क्लियर है? तो चलिए यही बातें बतानी थी, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी बहुत लोगों को बोरिंग लग रहा होगा ये सारी चीज़ें, तो आप छोड़ दीजिएगा, वीडियो कट भी कर सकते थे। बाकी जो यहाँ तक आए हैं तो वीडियो देख ही लिए होंगे, तो जो देख लिए होंगे उनको समझ में आ गया और सारी चीज़ें क्या करनी है। फर्स्ट ईयर में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान में रखिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मत कीजिएगा फर्स्ट ईयर में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू करेंगे तो यही पास वाला पढ़ेंगे, केवल थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे सभी तीनों पेपर को। 9 पेपर है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे कि पास बस हो जाए, 33% मिल जाए कैसे भी। बहुत लोग तो रोने लगते हैं कि कैसे भी 33% आ जाए किसी पेपर में। तो रोना नहीं रोना है यहाँ पे, ठीक? अच्छे मार्क्स लाने हैं यहाँ पर, अच्छे से पढ़ना है। और जैसे बता रहे हैं अगर आप रियल एनालिसिस तैयार करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। 45 प्लस ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? और जिसके भी रियल एनालिसिस में रियल एनालिसिस में 45 से ऊपर मार्क्स आएँगे, उसका जो फीस होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। वापस कर दिया जाएगा या सेकंड ईयर का फीस उसकी माफ़ कर दी जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। जिसके भी कितने मार्क्स आते हैं रियल एनालिसिस 45 प्लस से अबव, अगर उसके मार्क्स हैं तो उसका क्या होगा, जो भी फीस उन्होंने दिया रहेगा या तो फर्स्ट ईयर का वापस कर दिया जाएगा या सेकंड ईयर का उनका माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आप एक चीज़ भी यहाँ से जान के जा रहे हैं कि अगर 40 प्लस मार्क्स से अबव आपके रियल एनालिसिस में आ रहे हैं तो क्लियर है सबको? तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, जैसे समझाया जा रहा है सारी चीज़ें याद करिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको बंद करेंगे। कि आपको पढ़ना कैसे है, फर्स्ट ईयर में आ गया है, इंटर में जिस तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पर उस तरीके से नहीं पढ़ना रहता है। अगर उस तरीके से पढ़ेंगे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 9 पेपर हैं, 9 पेपर एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो हम आपको बताएंगे कितने दिनों में कितने पेपर्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे एक एक वीडियो में। एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर भोजन करेंगे तो डेली का कर लेंगे, सोचेंगे 10 दिन का भोजन एक साथ कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा भोजन 10 दिन का ना। तो ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके क्लास में है नहीं जान रहे हैं उनके साथ भी बताने का प्रयास करिए कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि विद्यार्थी है तभी टीचर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप टीचर्स के पास पढ़ने जाएंगे नहीं तो टीचर्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ये ध्यान रखिए। तो आप बताएंगे तभी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे एक स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यही होता था कि अगर कोई स्टूडेंट किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहा है तो वो नहीं बताता था दूसरे से, क्योंकि वो भी पढ़ लेगा अच्छा तो हमसे ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, उसके तेज हो जाने से आपके कुछ घाटा तो हो नहीं जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखा करिए आप लोग। तो बता दिया करिए, जो आपके साथ में विद्यार्थी है नहीं समझ पा रहा है तो उसे भी बता दीजिए कि आप यहाँ से जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उसे भी बताने का प्रयास करिए और अपना बिहेवियर हमेशा हेल्पिंग नेचर रखिए। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि हेल्प करते समय आपका भी कुछ नुकसान ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक? नहीं तो आपको पता लगा आप उसकी मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपना नुकसान ना हो और साथ-साथ में दूसरे की मदद भी हो जाए, तो इस तरीके से आपको ध्यान देते हुए किसी की मदद करनी है। ज़्यादा हेल्पिंग नेचर भी क्या होता है, जीवन के लिए हानिकारक होता है, ध्यान रखिए। वो हम फेस कर चुके हैं, तो इसीलिए आपको बता चुके हैं। तो ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का मत बनिएगा। हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपका उससे नुकसान ना हो। अगर आपका नुकसान हो रहा है, तो मत करिए किसी का हेल्प। क्लियर है? चलिए, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।